मुनगोडो उपचुनाव के मद्देनजर सीएम केसीआर को उस निर्वाचन क्षेत्र के लेनकल्लापल्ली नामक गांव के लिए पार्टी के एक चुनाव का प्रारंभी नियुक्त किया गया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इस निर्णय की घोषणा की। मात्र 2085 लोगों की आबादी वाला यह गांव राज्य की राजनीति में तब सनसनी बन गया है जब चुनाव का प्रभारी एक वास्तविक मुख्यमंत्री आ रहा है। टीआरएस पार्टी को अब तक खुद के राज्य में कई उपचुनावों का सामना करना पड़ा। पार्टी ने मंत्री हरीश राव या किसी और को, जो संकट मोचक के रूप में जाना जाता है, निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया। लेकिन केसीआर इस चुनाव में खुद चुनाव प्रभारी हैं, वह भी एक छोटे से गांव में। अब राज्य की राजनीति के एक चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ टीआरएस ने मुनगोडो उपचुनाव को कितना महत्वाकांक्षी तौर पर लिया है। मंत्री केटीआर ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल शिकारी कुत्तों की तरह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई व आईटी अगर उनके खिलाफ छापेमारी करती है तो वह इसका सामना करने के लिए तैयार है। उनका लक्ष्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव है। फिलहाल पार्टी के नाम बदल दिया गया है और लोकसभा चुनाव तक बीआरएस एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। केटीआर ने कहा कि देश में राजनीति शून्य है। सीएम केसीआर की राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी स्पष्टता है। उन्होंने केवल गुजरातियों द्वारा चलाए जाने के नाम पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीजेपी की आलोचना की। आरोप लगाए कि गुजरात मॉडल फर्जी है, प्रधानमंत्री मोदी अक्षम है। मुनगोडो उपचुनाव में टीआरएस की उम्मीदवारी पर संदेह दूर हो गया। निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण के अनुसार और पार्टी नेताओं की राय के अनुसार कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी के उम्मीदवार बनने का फैसला करने वाले केसीआर ने बी फॉर्म सौंप दिया। सीएम केसीआर ने प्रत्याशी कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को उपचुनाव प्रचार व अन्य खर्चों के लिए पार्टी फंड से 40 लाख का चेक सौंपा। टिकट की उम्मीद कर रहे नेताओं को प्रभावित करने वाले सीएम केसीआर ने सुझाव दिया कि उन्हें जीत के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। प्रगति भवन में सीएम केसीआर से कुसुकुंटला ने उन पर भरोसा करने और उन्हें टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। प्रभाकर रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी से यह बताने को कहा कि वह विपक्षी बीजेपी में शामिल होकर निधि कैसे लाएंगे। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने विकास के लिए इस्तीफा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि मुनगोडो में टीआरएस प्रति वोट 40,000 बांटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि केसीआर सत्ता और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। संजय ने आलोचना की कि राज्य के मंत्री और विधायक सिर्फ नशे में धुत होने के लिए मुनगोडो में बस गए। बंडी संजय ने केसीआर पर फोन टैप करने के लिए इजरायली तकनीकी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया। संजय ने आलोचना की कि राज्य के मंत्री और विधायक सिर्फ नशे में धुत होने के लिए मुनगोडो में बस गए हैं। बंडी संजय ने केसीआर पर फोन टैप करने के लिए इजरायली तकनीकी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने वीआरए की मांगों को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने रोष व्यक्त किया कि वीआरए 75 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों पर ज्ञापन फेंकना केसीआर के अहंकार का सबूत है। उन्होंने कहा कि वीआरए की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष कोदंडराम ने केसीआर की नेशनल पार्टी को असफल प्रयोग करार दिया। कोदंडराम ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तेलंगाना के अस्तित्व को गिरवी रखा है। कोदंडराम ने कहा कि बीआरएस और तेलंगाना मॉडल की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हैदराबाद और दिल्ली में सम्मेलन होंगे। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के विकास के लिए काम करते हुए उन्हें संपत्ति बढ़ाने का समय कैसे मिला। कोदंडराम ने कहा कि बीआरएस और तेलंगाना मॉडल की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हैदराबाद और दिल्ली में सम्मेलन होंगे। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के विकास के लिए काम करते हुए उन्हें संपत्ति बढ़ाने का समय कैसे मिला। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना में परियोजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायत की। शर्मिला ने शिकायत की कि कालेश्वरम परियोजना के नाम पर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। शर्मिला ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना का सबसे बड़ा घोटाला है। भ्रष्टाचार स्पष्ट होने के बावजूद बीजेपी नेताओं से सवाल किया कि वह जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर दिल्ली में सीबीआई निदेशक से मिली शर्मिला ने शिकायत की कि तेलंगाना में परियोजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शर्मिला ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना के नाम पर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया।
सांसद लक्ष्मण ने चुनौती भरे शब्दों में कहा कि अगर दमखत है तो मुनगोड़ में बीआरएस के नाम पर सीएम केसीआर चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस विधायक इस्तीफा दे और बीआरएस के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते। किसानों को बेड़ियां लगाने वालों द्वारा देश के बारे में बात करना शर्मनाक है। केसीआर द्वारा देश में भ्रष्टाचार, पैसे से राजनीति करने की कोशिश करने को लेकर सांसद लक्ष्मण ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के लोगों को अपमानित किया गया। सांसद लक्ष्मण ने कहा कि अगर वह आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो वहां के लोग उन्हें अपनी समझदारी बताएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि राहुल गांधी साहस और लगन के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक मार्च कर रहे हैं। एक अर्थशास्त्री को मौका देने के लिए राहुल की आलोचना की गई, भले ही उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। सोनिया गांधी ने कहा कि भले ही उनके बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष का पद ना मिले, उन्होंने पदयात्रा में भाग लिया। राहुल ने उन्हें बताया कि वह स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और देश के लिए यात्रा में भाग लिया। सीएम केसीआर विवादों में घिरे अधिकारियों की भावनाओं को जोखिम में डालने पर उनकी आलोचना की गई। दशहरे के दिन अधिकारियों द्वारा बटेर प्रगति भवन लाया गया। हालांकि राज्य पक्षी की पिंजर में कैद करने लाने पर पक्षी प्रेमी आपत्ति जता रहे हैं। बटेर को पकड़ना वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है। पशु प्रेमी मुख्यमंत्री द्वारा अपने लिए बटेर पकड़कर लाने के खिलाफ है। वन्यजीव अधिनियम के अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री द्वारा बटेर की रक्षा करने की बजाय नियमों का उल्लंघन करके पूर्व एमएलसी प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा कि छात्र संघों को छात्रों के प्रश्न पूछने की भावना विकसित करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। इस महीने की 13 से 16 तारीख तक हैदराबाद में आयोजित एसएफआई राष्ट्रीय कांग्रेस की निमंत्रण समिति की बैठक में सुंदरैया विज्ञान केंद्र बागलिंगमपल्ली में आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रोफेसर के साथ राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष घंटा चक्रपाणी ने भी शिरकत की। चक्रपाणी ने चिंता व्यक्त की कि देश की मौजूदा स्थिति समाज के मूल्यों को बिगाड़ रही है। हाकिमपेट में रैपिड एक्शन फोर्स की 30वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। वर्षगांठ के अवसर पर आरएएफ प्रशिक्षण केंद्र में एक विशेष परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा शामिल हैं। इस अवसर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की परेड प्रभावशाली रही। स्टंट विस्मयकारी होता है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आरएएफ जवानों की सलामी ली। परेड देखने के लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों और अभिभावकों ने भाग लिया। आरएपी के जवानों ने इस तरह से युद्धाभ्यास किया कि दिल्ली के लाल किला मैदान में स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में जिस तरह प्रदर्शन करते हैं, सैन्य परंपराएं और समारोह प्रेरणादायक थे। दिल्ली के किताबी प्रेमी संगठन ने शहर के लकड़ी कपूर क्षेत्र में पुस्तक मेले का आयोजन किया। लोड द बॉक्स थीम पर आयोजित इस शो का उद्घाटन लोकप्रिय लेखक दुर्जोय दत्ता ने किया। उनकी पुस्तक व्हेन आई एम विथ यू का विमोचन किया गया। उन्होंने इस पर समझाया कि उनकी किताब में प्यार, दोस्ती और दिल टूटने जैसे कई विषय हैं। किताब लवर्स के संस्थापक राहुल पांडे ने कहा कि पुस्तक मेले में फैंटेसी, नॉन फिक्शन, क्राइम, इंस्पिरेशनल और अन्य कैटेगरी से जुड़ी कई किताबें उपलब्ध कराई गई है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 3 नए एंक्लोजर्स उपलब्ध कराए गए हैं। पार्क की स्थापना के 59 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जूड़े का आयोजन किया गया। राज्य वन विभाग के तत्वावधान में 68वें वन जीव सप्ताह के अंतर्गत देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वन अधिकारी वन बल प्रमुख आर्यम डेबरियाल ने भाग लिया और नए एक्सक्लोजर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जू पार्क
हीरक जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों के समर्पण और उचित प्रबंधन के कारण देश में अग्रणी चिड़ियाघर के रूप में इसकी प्रशंसा की जा रही है। आगंतुकों को जानवरों के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। One of the ISO certified zoo park of the country. It was certified in 2011. It's spread over 380 acres, which is housing 192 species. The basic aim of this zoo park is conservation of the endangered species, education and awareness, research, rescue, and above all, recreation of the public. The zoo has come a long way from 1974, when there used to be only one safari. Now we are also of 4 safaris. अराउंड 400 एकड़ का एक खाली जगह है जहाँ कितना अच्छा आपको समय बिताने का अवसर मिलता है। यहाँ पर लगभग 2000 तरीके के हमारे एनिमल हैं, 192 तरीके के 2000 एनिमल हैं। तो इतने अच्छे जंतुओं को एक साथ देखने का इतना अच्छा अवसर कहीं नहीं मिलेगा। सभी लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, चाहे जू में काम कर रहे हैं चाहे जो हमारे विजिटर्स हैं, मैं क्या देख रहा हूँ आए दिनों में जू बहुत गंदा हो रहा है। जो जहाँ खाता है वहीं बॉटल फेंक देता है, चाय पीता है वहीं फेंक देता है। इसको साफ सुथरा रखना भी हमारा एक बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि ये सबसे पुराना जू है। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो सेवाओं का समय बढ़ा दिया गया है। इसके बाद मेट्रो ट्रेनें रात 11 बजे तक चलेंगी। यात्रियों के लिए ये सेवाएं इस महीने की 10 तारीख से उपलब्ध होंगी। फिलहाल यात्रियों के लिए आखिरी ट्रेन 10:15 तक उपलब्ध है। मेट्रो सेवाएं हमेशा की तरह सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर मेट्रो आधी रात तक चलती है। फिलहाल समय को 1 घंटे के लिए बढ़ाए जाने से यात्री खुश है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय एक बार फिर देश में छापेमारी कर रहा है। हैदराबाद में शराब घोटाले के आरोपियों की पृष्ठभूमि में ईडी ने हैदराबाद समेत दिल्ली और पंजाब के 35 इलाकों में छापेमारी की। इन राज्यों में शराब कंपनियां, वितरकों और सप्लाई चेन नेटवर्क की कई इलाकों में तलाशी ली गई। ईडी ने शहर में 4 जगहों पर तलाशियां ली। 4 टीमों में गठित अधिकारियों ने जुबली हिल्स, कुक्कड़पल्ली और 2 अन्य स्थानों पर तलाशी ली। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया। अधिकारियों ने 4 करोड़ से अधिक मूल्य का सोना जब्त किया। दुबई से हैदराबाद आए 2 यात्रियों के पास से 2800 ग्राम सोना जब्त किया गया। बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर बरामद सोने की कीमत 47,28,000 करोड़ रुपए होगी। अधिकारियों ने एक अन्य व्यक्ति के पास से 4,895 ग्राम सोना जब्त किया। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 2,57,47,000 होगी। उन्होंने कहा कि बरामद सोने की कुल कीमत 4 करोड़ से ज़्यादा होगी। इस घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने जेसी कंपनी के मालिक जेसी प्रभाकर रेड्डी से BS3 वाहनों का BS4 में रजिस्ट्रेशन मामले में 9 घंटे तक पूछताछ की। उनसे खरीद के बारे में पूछताछ की गई और कहा गया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईडी अधिकारियों के सभी सवालों का जवाब दिया और उन्हें फिर से पूछताछ के लिए आने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जब भी ईडी बुलाएगा वह जाएंगे। जेसी का कहना है कि ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया। जेसी का कहना है कि हर कोई ईडी से डरता है और ईडी उसके जैसे लोगों के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए सही जगह है। उन्होंने सवाल किया कि वाहन खरीदने वालों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। जब अशोक लीलैंड के वाहनों की बात आती है तो वे उनसे पूछने चाहते हैं। यह करोड़ों रुपए का घोटाला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और जबकि ईडी जांच के लिए बुलाएगा तो सहयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो गई है कि मशहूर प्रवचनकर्ता गरकपाटी नरसिम्हा राव ने हैदराबाद में आयोजित अलाई बलाई को लेकर मेगास्टार चिरंजीव से माफ़ी मांगी है। इस सिलसिले में चिरंजीव के भाई नागबाबू ने ट्विटर पर जवाब दिया। हमें लगता है कि गरकपाटी नरसिम्हा राव किसी मूड में थे। गरकपाटी जैसे विद्वान व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं कहे जाने पर
की उम्मीद की जाती है। इस बात को समझना चाहिए। नागबाबू ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके द्वारा हमसे माफ़ी मांगने की हम मंशा नहीं रखते। यह प्रशंसकों को समझाना चाहिए, वही कोई भी उनके बारे में गलत ना बोले।